Good evening, everyone. A very good evening to all of you. फिलर फॉर्म ऐप पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिल्पी पेपर टू एजुकेशन की फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए, क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी हमने रिसर्च टॉपिक स्टार्ट किया है। रिसर्च। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निकिता। कैसे हैं सब? कैसा चल रहा है? स्टडी कैसी चल रही है? जब तक सब ज्वाइन होते हैं तब तक मैं ये फिलर फॉर्म का बता देती हूँ। ये फिलर फॉर्म ऐप है, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी है इनके आईडी। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस यहाँ पे होते हैं। पेपर 2 के 12 सब्जेक्ट के क्लासेस यहाँ पे होते हैं। उसमें मैं आपके एजुकेशन की मेंटर हूँ, फैकल्टी हूँ, जो कहूँ आप फ्रेंड हूँ। हाँ, और ये मेरा कूपन कोड है शिल्पी10। इसको लगाने से आपको आपकी जो भी फीस रहेंगे, जो भी यहाँ पे, उसमें 10% का इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है। और हम लोगों ने रिसर्च स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, रिसर्च यूनिट 6। उसमें क्या हुआ कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च हमने पढ़ा, फिर मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, इसका सिलेबस देखे थे हम लोगों ने। क्या 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 सब सिलेबस है? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, replicability, precision, falsifiability and parsimony, types of scientific method, exploratory। तो आज मेरा टारगेट यहाँ तक कराने का है, देखती हूँ कहाँ तक होता है। और सबने डिस्कस किया था, डिसाइड किया कि इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, तो मैं भी चाह रही हूँ कि थोड़ा बेसिक से बताऊं। तो ये हिंदी में इसका है, शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ और दायरा, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ और चरण, वैज्ञानिक पद्धति की क्या विशेषताएं से पढ़ना है, प्रतिकृति, परिशुद्धता, मिथ्याकरणीयता और पार्सिमोनी। फिर है वैज्ञानिक पद्धति के क्या प्रकार हैं, खोजपूर्ण है, व्याख्यात्मक है, वर्णनात्मक है, एक एक वैज्ञानिक गतिविधि के रूप में अनुसंधान के क्या उद्देश्य है, समस्या समाधान है, सिद्धांत निर्माण और भविष्यवाणी है, अनुसंधान के क्या प्रकार है, मौलिक, व्यवहारिक और कार्रवाई, एक्शन को कार्रवाई कह रहे हैं, एक्शन रिसर्च। शैक्षिक अनुसंधान के दृष्टिकोण क्या है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक और गुणात्मक। शैक्षिक अनुसंधान में डिजाइन क्या है, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक और ऐतिहासिक। तो ये सारी चीजें हैं। गुड इवनिंग साइंतनी। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिसर्च स्टार्ट किया, ठीक है, यूनिट 6, और मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च यहाँ तक हमने समझा था। जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज आप लोग देख लेना। आप दोनों ने देखा क्या पहले वाला? क्लियर है सब कुछ? साइंतनी आपने देखा लास्ट क्लास, रिसर्च जो स्टार्ट हुई है? और निकिता आपको कोई प्रॉब्लम है अभी तक? ये हमने यहाँ तक ये पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैसेज कीजिए, क्लियर है तो वो भी बताइए। आज देखूंगी। यस मैम, देखा था निकिता? हाँ ठीक है सायंत्री, आप देख लीजिए आज। कुछ ज़्यादा नहीं था, स्टार्टिंग है तो बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह था, ठीक है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ से। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च हम लोग पढ़ चुके हैं। मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड पढ़ेंगे आज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो अब ये हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट क्लास में रह गया था, एजुकेशनल रिसर्च का मीनिंग तो हुआ। तो क्या है? इट इज अ पर्पसफुल, साइंटिफिक, सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड प्रोसेस। इट इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डेटा एंड ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस। मतलब ये क्या है? यह एक उद्देश्यपूर्ण,
वैज्ञानिक, व्यवस्थित एवं नियोजित प्रक्रिया। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च में एक नियोजित होता है ना, प्लान्ड होता है। बहुत दिन ज्वाइन नहीं कर पाए, सॉरी मैम, कोई बात नहीं, साइंस नहीं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैं भी कल क्लास नहीं ले पाई, इसलिए अभी देखो आज भी नहीं हो पाता, लेकिन मैं सोची चलो नाइट में ही ले लेती हूँ। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी 4-5 डेज मैं ऐसे ही नाइट में ही ले पाऊंगी, अदरवाइज क्लास नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों को कोई इशू इस टाइम में क्लास लेने से? निकिता, सायंतनी और जो भी है ज्वाइन हुए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इसमें क्या है कि अनुभवजन्य डेटा और अवलोकन योग्य अनुभवों पर आधारित है। फिर क्या है? इट एम्प्लॉयज केयरफुली डिजाइन प्रोसीजर्स एंड रिग्रियस एनालिसिस। मतलब यह क्या है? सावधानी पूर्वक डिजाइन की गई प्रक्रियाओं और कठोर विश्लेषण को नियोजित करता है। आप लोगों ने बताया नहीं, ये टाइम सही है? निकिता, सायंतनी, संडे तक आप लोगों को यहाँ इस टाइम में थोड़ा मैनेज करना होगा। फिर है इट हेल्प्स टू जेनरेट न्यू नॉलेज एंड डिस्क्राइब फेनोमेना। मतलब यह नया ज्ञान उत्पन्न करने और घटनाओं का वर्णन करने में मदद करता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और क्या है? टू फिल द गैप्स इन द नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट और फेनोमेनन। मतलब किसी विषय या घटना के ज्ञान में अंतराल को यह भरता है। और क्या है इसके? इट डील्स विथ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड अटेम्प्ट्स टू सॉल्व देम। इट इज रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब यह शैक्षिक समस्याओं से निपटता है, उन्हें हल करने में प्रयास करता है, और यह विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ है। तो क्या सब चीजें हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये सब बातें। यस मैम, सही है टाइमिंग, सही है टाइमिंग। आपको ये टाइम सूट होता है क्या? मैं भी सोच रही थी इसको इवनिंग में ही कर लेती तो ज्यादा अच्छा है। इवनिंग में थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है ना? चलिए, तो ये क्या है? पर्पसफुल होना चाहिए। एजुकेशनल रिसर्च जो है, रिसर्च तो सब में आएगा, लेकिन जो एजुकेशनल रिसर्च है, ठीक है, वो क्या क्या होएगा? वो चीजें कौन कौन सी बातें होंगी? पर्पसफुल होगा, साइंटिफिक होगा, सिस्टमैटिक होगा, प्लान्ड होगा। कोई भी रिसर्च प्लान्ड होता है ना। आपको कहीं जाना ही है या कोई चीज कहीं घूमना ही है, तो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं कि वहाँ क्या क्या वहाँ पे एक्सप्लोर करने वाली चीजें हैं। तो प्लान्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। कहीं हम घूमने जाओ तो आपका प्लान रहता है ना, फर्स्ट डे यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, यहाँ उतरेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, उस रेस्टोरेंट में खाएंगे, वहां रहना है। एवरीथिंग इज प्लान, जस्ट लाइक इन एजुकेशनल रिसर्च, वहां भी सब कुछ प्लान रहता है। और क्या है ये? बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डेटा एंड ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंसेस, या अवलोकन योग्य अनुभवों और अनुभवजन्य डेटा पर ये जो है डिपेंड करता है। फिर केयरफुली डिजाइन किया जाता है। उससे क्या होता है? रिसर्च से जनरेट न्यू नॉलेज एंड डिस्क्राइब फेनोमेना, है ना? यह नया ज्ञान उत्पन्न करने और घटनाओं का वर्णन करने में मदद करता है। अब इसको आप रिलेट कर लो कि आप कहीं घूमने गए, ठीक है, पूरा रिसर्च करके गए, वहां बताया जैसे कि वहां रहना है, वहां ठहरना है, खाना है, ऐसे घूमना है, फर्स्ट डे वहां घूमना है, सेकंड डे वहां घूमना है, थर्ड डे वहां घूमना है, तो क्या होगा? उससे क्या होगा आपको? इट हेल्प्स टू जनरेट न्यू नॉलेज। आप किसी भी जगह जाओ, एग्जाम्पल मैंने बताया जगह का, ये एजुकेशनल रिसर्च है, तो आप उसको रिलेट कर सकते हो। तो आपको क्या होगा? आप घूमोगे फिरोगे तो आपको क्या मिलेगा? नया नॉलेज मिलेगा ना। अब नई फेनोमेना, नई घटनाओं को बताओगे, नई चीजों को बताओगे, एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना? और क्या है? टू फिल द गैप्स इन द नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ फिनोमिनन, या किसी विषय या घटना के ज्ञान में अंतराल को भरता है। क्या क्या होता है कि किसी भी चीजों को आप खुद से करके देखोगे तो आपको ज्यादा समझ आता है। इंटरनेट का कुछ इशू आ रहा है क्या? चलिए, क्लियर है। तो ये रहा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखेंगे हम लोग स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च जो है। एजुकेशनल रिसर्च दो बार हो गया। स्कोप क्या है एजुकेशनल रिसर्च का? क्या? एजुकेशनल रिसर्च अटेम्प्ट्स टू स्टडी एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग एरियाज। कौन कौन सा? एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल स्टडीज, फिलोसफी, टीचर एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ये सारे एरियाज हैं यहाँ पे। इसका जो है यूज होता है, स्कोप है ना? कैसे स्कोप है? अब जैसे इसमें देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, और क्या सब है? एजुकेशनल स्टडीज, कॉमा आएगा सब में,
फिलोसफी, टीचर एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे स्कोप है एजुकेशनल रिसर्च का। अब जैसे कि फर्स्ट लेते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का, ठीक है। तो साइकोलॉजी में क्या होगा? Research in this field help the teacher to understand the child in the classroom in order to improve teaching learning process। जो भी चिल्ड्रन रहे क्लासरूम में, तो उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी में उनके जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या सब चीजें हो रही है उनको समझने में मदद मिलेगा, है ना। टीचर को कैसे मिलेगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है इसमें? Role of teachers and textbooks in removing delinquency in adults, conditions conducive to effective learning, factors helpful in promoting memory and concept formation. उसके बाद relative effectiveness of socio-cultural forces on the development of children, usefulness of learning theories in various educational settings, identification of factors conclusive to learning, फिर है cognitive and non-cognitive factors like intelligence, aptitude, attitudes, creativity, interest, motivation, personality, traits, needs, and adjustment of pupils, provides a promising field of research in educational psychology। तो क्या सब चीजें रहेगी? हम लोगों ने यूनिट 3 में बहुत डीपली ही, अब समझो कि चाइल्ड साइकोलॉजी ही पढ़ा है, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था? एप्टीट्यूड के बारे में जाना, एटीट्यूड के बारे में जाना, क्रिएटिविटी जाना, है ना, ट्रेट थ्योरी पढ़ा, पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा, एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब क्या होगा, इस पर जो रिसर्च होगी तो टीचर को ये सब समझने में कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव जो फैक्टर्स हैं तो काफी हेल्पफुल रहेगा। और क्या रहेगा? सोशियो कल्चरल फोर्सेस है। सारे बच्चे जो है क्लास के, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने चिल्ड्रन हैं, वो अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग एरिया से आते हैं, सारे के इन्वायरमेंट अलग है, उनका हर कुछ अलग है ना। एक फैमिली है, मान लो एक छोटा सा सोसाइटी का ही रूप है, 30 स्टूडेंट है, तो 30 जगह से आए हैं ना। अब इसमें तो एक्सेप्शन ही है कि कोई ट्विंस है तो एक ही घर से आया, लेकिन ये 30 घर से आए तो सबका बैकग्राउंड अलग है, सभी की जो शिक्षा का लेवल है उनके घर में वो अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो वहां पे क्या होता है कि रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो वो जो है यहाँ जो रिसर्च होती है तो डिफरेंट जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स है उसको समझने में हेल्पफुल होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने यूनिट 3 में पढ़ा था, वो सारी चीजें यहाँ पे रिलेटेड हो जाएंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी का। क्लियर है? अब देखेंगे इसी तरह से सब कुछ में आएगा और क्या क्या सब चीजें आ जाएंगी। उसी तरह से क्या एजुकेशन भी है एक सब्जेक्ट, एजुकेशनल स्टडीज है, तो एजुकेशनल स्टडीज में क्या क्या आएगा? फिलोसफी ऑफ एजुकेशन आएगा, शिक्षा का, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन आएगा। तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में क्या आएगा? यस मैम, क्लियर है ना? आप लोगों को समझ आ रही है? तो मैं फास्ट बता रही हूँ क्या? मुझे फास्ट बताना पड़ेगा क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा टारगेट लेके चलती हूँ, कहा जितना बताऊं। तो समझ आ रही है क्या? कुछ ज्यादा स्पीड में हो तो थोड़ा स्लो कर लूंगी। आप बताइए, क्लियर है? फिर है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल स्टडीज में क्या आएगा? मान लो फिलोसफी के बारे में हम लोग देखा, फिलोसॉफी। तो फिलोसफी में हम लोग क्या देखेंगे? जैसे जो भी थ्योरीज बनेगी उसमें एजुकेशन का क्या रोल है, क्या बिलीफ है, क्या वैल्यूज है, वो सब के बारे में जानेंगे। फिर प्रैक्टिकल फिलोसफी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनका क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में जानेंगे। ओके ओके मैम, थोड़ा स्लो मैम। ओके ओके, ठीक है, चलिए। ये मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, नहीं होता है कि क्या चीजें आएंगी इसमें रिसर्च में, तो उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको आप तो थोड़ा नाम से भी गेस कर सकते हैं, लेकिन इसको बता रही हूँ तो थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इसमें क्या क्या रिसर्च क्या क्या स्कोप है, ठीक है। अब जैसे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में क्या आएगा? जितने फिलोसफर है उन्होंने क्या एजुकेशन के बारे में कहा, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है। जैसे यूनिट 1 जो है उसको जो पढ़ेंगे वो आ गया। इसमें सब कुछ रिसर्च से ही है ना, हमारी बुक्स भी एक रिसर्च से ही बनी है कि नहीं? अग्रीड है कि नहीं? इससे बताइए।
फिर इसमें क्या आएगा, रोल ऑफ लॉजिक इन वेरियस एरियाज ऑफ एजुकेशन फ्रॉम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन टू थ्योरी डेवलपमेंट। कोई भी जो रोल्स क्या लॉजिक है एजुकेशन का, मतलब कॉन्सेप्ट बनाएंगे और थ्योरी डेवलपमेंट तक का जो भी लॉजिक है वो सब सारी फिलोसफिकल चीजें आएंगी इसमें। उसके बाद और क्या आ सकता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया। रीऑर्गेनाइज होगा सोशल स्ट्रक्चर को, कैसे रीऑर्गेनाइज होगा, एजुकेशनल सिस्टम कैसे है, उसके बारे में ये सारी चीजें फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में आएंगी। ठीक है, और क्या आएगा, फाइंडिंग न्यू इम्प्लीकेशंस ऑफ एंशिएंट इंडियन फिलोसफीज इन द प्रेजेंट सिनेरियो। जो पहले जो फिलोसफीज थे एंशिएंट टाइम में, उनका इम्प्लीकेशंस प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद अब ये एजुकेशनल स्टडीज में ये फिलोसफी के बारे में मैं बताई, फिलोसफी इन एजुकेशन। अब है सोशियोलॉजी, एजुकेशन सोशियोलॉजी में भी तो आएगा, शिक्षा समाजशास्त्र का भी तो विषय है ना। निकिता समझ आ रहा है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या आएगा, अब जैसे पॉलिसीज आती है, जैसे 1986 की पॉलिसी आई, फिर पीओए था 1992, फिर उसके पहले क्या आया था, 86 की पहले पॉलिसी आई थी, एनईपी आई थी 1968 की, अभी क्या है 2020 आया, फिर 2022 का आ रहा है एनसीएफ। तो ये सारी चीजें उसको क्या समझना होगा, क्या चल रहा है, क्या उससे चेंजेस होंगे, क्या चेंजिंग की जरूरत है सोसाइटी को। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, माइनॉरिटीज का क्या है, उनका क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या मिलना चाहिए, ये सब चीजें हैं। जो सोशल कल्चर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, जो जिससे सोशल चेंज हो सकता है या हो रहा है या कहीं दबा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब चीजों को यहाँ मतलब पढ़ा जाता है, यहाँ पे इनका रिसर्च किया जाता है। फिर रोल ऑफ टीचर्स एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल इक्विटी। शिक्षक का क्या रोल है, किसी भी समाज को बनाने में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है ना। शिक्षक है ना, अब ये जो स्कूल है 30 का मैंने बताया एग्जाम्पल कि 30 स्टूडेंट हैं, तो वो क्या है, स्कूल एक सोसाइटी का छोटा रूप है। तो उनको अब जैसी शिक्षा दोगे 10 साल 20 साल बाद वही एडल्ट बनने वाले हैं। एडल्ट तो काफी 20 साल बाद तो नहीं बनेंगे, मतलब है कि उसके बाद वो सोसाइटी में उनका वर्चस्व रहेगा, है ना। तो उससे क्या है कि वो आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, आज जैसे शिक्षा देंगे तो कल भी उनका वैसा रहेगा। तो टीचर का हाथ में क्या है, शिक्षक के हाथ में वो क्या है, एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। तो उनका क्या रोल है उसके बारे में रिसर्च होता है। क्लियर है? तो टीचर एजुकेशन वही शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। पहले जो था ट्रेनिंग हुई उसमें क्या था, पहले जो 20 साल पहले जो शिक्षा दी जाती थी, अभी के टाइम में ट्रेंडिंग क्या है, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानने चाहिए, इन सर्विस जो है, मतलब जो टीचर बनने वाले हैं उनको क्या ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जो टीचर हैं ऑलरेडी उनको क्या ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये सारी चीजें टीचर एजुकेशन में आएंगी। इसी तरह से डिस्टेंस एजुकेशन में भी आएगी, है ना, कि डिस्टेंस एजुकेशन मिलने वाले हैं तो क्या क्या उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या होंगे, वो सब चीजें हैं। फिर एजुकेशनल सोशियोलॉजी ये बता दिया अभी मैंने। तो और भी क्या सब चीजें हो सकती हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग होगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा, ऐड होगा कि हाँ कि जो सभी इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, यूनिट हमारा जो 10 होगा उसमें क्या है कि सभी, जिसमें अगर कोई कुछ प्रॉब्लम भी है वो उन बच्चों को भी एक साथ, ये नहीं कि उनके लिए अलग से स्कूल बनाया जाए, सभी को एक साथ कंबाइंड करके पढ़ाना है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। तो वो सारी चीजें पे रिसर्च होती है। करिकुलम को कैसे डेवलप किया जाए, तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, एजुकेशनल रिसर्च जो है इनके स्कोप के बारे में बताएगी। करिकुलम भी है ना, बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है, अभी क्या है ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो कहाँ क्या डेवलपमेंट की जरूरत है, कहाँ क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन एजुकेशनल रिसर्च। तो ये स्कोप समझ आया आप लोगों को? क्लियर है ये? क्लियर है तो मैसेज कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है? इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब ये क्या क्या जो स्कोप है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में कहाँ है, या टीचर एजुकेशन में कहाँ है, ये सब बातें यहाँ पे है। क्लियर है? यस मैम, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम लोगों को क्या यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ देखो, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो पहले तो जानेंगे साइंटिफिक मेथड क्या होता है ना, उसके बाद ही जानेंगे आगे चीज, मीनिंग जानेंगे, स्टेप्स जानेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड जानेंगे, फिर स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड जानेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। अब आ जाओ, वैज्ञानिक, इसका हिंदी क्या है? वैज्ञानिक पद्धति। अब वैज्ञानिक पद्धति क्या है? द साइंटिफिक method is a systematic and empirical approach used by researchers to investigate natural phenomena, acquire new knowledge, validate existing knowledge। क्या है? वैज्ञानिक पद्धति एक व्यवस्थित और अनुभवजन्य दृष्टिकोण है जिसका उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा प्राकृतिक घटनाओं की जांच करने, नया ज्ञान प्राप्त करने और मौजूदा ज्ञान को मान्य करने के लिए किया जाता है। क्या क्या चीजें हैं? मतलब ये क्या है? लॉजिकली ट्रेंड माइंड्स है ना, द यूनिटी ऑफ ऑल साइंसेस कंसिस्ट अलोन इन दिस मेथड। जितना भी साइंस है सारा मैथ इसमें चीज आएगा। मतलब साइंटिफिक मेथड में हम क्या चाहेंगे, ये नहीं जानेंगे कि मतलब कोई भी चीज का साइंटिफिकली प्रूफ मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक्सपेरिमेंटेशन से, ऑब्जर्वेशन से, लॉजिकल आर्गुमेंट से। लॉजिकल आर्गुमेंट्स जो होंगे, जो एक्सेप्टेड पॉस्टुलेट्स हैं उससे, फ्रॉम एक्सेप्टेड पॉस्टुलेट्स एंड कंबाइंड ऑफ दिस थ्री इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। तो क्या क्या चीजें हैं साइंटिफिक मेथड्स attempts to achieve? क्या है? आइडियल बाय एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। मैम हिंदी में समझाइए। हाँ हाँ, हिंदी में ही बता रही हूँ। देखो, मान लो कोई भी चीज है, कोई भी शोधकर्ता किसी चीज में किसी भी चीज का हमें जांच करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे जांच करने के लिए? क्या होगा? कोई भी रिसर्चर्स, ये क्या इंपेरिकल स्टेप्स है। यहाँ से देखो, सिस्टमैटिक है, साइंटिफिक मेथड है तो ऑफकोर्स उसका स्टेप्स होगा कुछ, है ना? सिस्टमैटिक है मतलब व्यवस्थित है, पता है ना कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जाएंगे, बताई थी मैं लास्ट क्लास में। उसका तीसरा स्टेप जाएंगे तो एक व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड है। उसके बाद क्या है? इंपेरिकल अप्रोच है, मतलब अनुभवजन्य दृष्टिकोण है, ठीक है? अब कोई भी चीज में हमें रिसर्च करना है, किसी भी प्राकृतिक घटनाओं को जांच करना है, तो उसमें क्या होगा? रिसर्च होगा, नया ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जो मौजूदा ज्ञान है उसको मान्य करने के लिए किया जाएगा, है ना? तो उसमें क्या क्या चीज होगी? एक्सपेरिमेंट करेंगे कोई भी चीज का, फिर ऑब्जर्वेशन से मतलब उसको देखेंगे, फिर लॉजिकल जो उसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लॉजिकली चीजों को सोचेंगे, और इन सभी चीजों को मिला के हम लोग क्या करेंगे? साइंटिफिक मेथड उसको कहेंगे। क्लियर है? तो इसमें साइंटिफिक मेथड में क्या क्या चीजें आएंगी? यहाँ देखो, यहाँ पे लिखते हैं साइंटिफिक मेथड में क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे इट कंसिस्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज को क्या करेंगे? सिस्टमैटिक, समझ आ रहा है? एक उसका स्टेप्स होगा ना, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होगा कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप जाएंगे, दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप जाएंगे, तो इस तरह से सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होगा, अवलोकन। और क्या होगा? और क्या होगा? डिवाइड करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे सब चीजों को कि किस कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी बेस्ड करेंगे, और फिर इसको इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा जो है उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद जो भी है डेटा कलेक्शन के बाद ये सब आगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या ऐड होता है। मतलब मैं यहाँ सिंपल बता रही हूँ कि जो साइंटिफिक रिसर्च है, यहाँ पे आप वर्ड यूज देखो, जो साइंटिफिक मेथड है उसको क्या कहेंगे? अब रिसर्च तो सब कोई करता है ना, सोसाइटी में भी कोई बातें पता चली तो रिसर्च हो गया।
एक बात से दूसरी बात जा रहे हैं, तो लेकिन सभी का क्या है, मतलब हर कुछ ऐसा नहीं है कि साइंटिफिकली प्रूव्ड हो। तो साइंटिफिकली मेथड में क्या होता है कि उसको क्या होता है कि उसको सिस्टमैटिक वे में करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट जो आप लैब में करते हैं तो उसको सबको प्रूव किया गया है ना, वही एक्सपेरिमेंट आप अपने मतलब आप लैब में खुद से भी करोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा, जो भी केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं तो जो भी है, तो सिस्टमैटिक है, उसका अप्रोच सही है, उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, है ना। एक बार उसका रिजल्ट देखिए, एक बार ऑब्जर्व किए, फिर क्या होगा कि रिपीटेड उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको कंफर्म करेंगे, फिर देखेंगे इसका कंसिस्टेंसी क्या है। तो ये सारी चीजें होती है। तो इसमें क्या स्टेप्स बताए हैं, ये देखो यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन। किसी भी चीज को पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अवलोकन और प्रश्न करेंगे। वैज्ञानिक किसी घटना का अवलोकन करके या अपनी रुचि के क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट प्रश्न पूछकर शुरुआत करते हैं, है ना। पहले अवलोकन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जर्व करते कोई चीज क्या है उसमें एक क्वेश्चन डालते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो ये चीजें हैं पहला वाला। दूसरा क्या स्टेप्स आएगा, background research. They conduct background research to understand what is already known about the topic. This involves reviewing existing literature, studies and data. मतलब पृष्ठभूमि का अनुसंधान क्या होगा कि मतलब इस बैकग्राउंड के बारे में, अब शिक्षा के बारे में जो है कोई रिसर्च है कि हमें ये चीज लाना चाहिए या ये चैप्टर लाना चाहिए या ये चैप्टर हटाना चाहिए, तो इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि अगर लाना ही है तो क्यों लाना है, या इसको हटाना ही है तो क्यों हटाना है, इसका क्या कारण हो सकता है, पहले ये था तो क्या ऐसे प्रॉब्लम था, तो इससे प्रॉज एंड कॉन्स क्या थे, क्या इसमें मौजूदा साहित्य अध्ययन और डेटा की समीक्षा शामिल है। तीसरा क्या है, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। हाइपोथेसिस भी पढ़ेंगे हम लोग, परिकल्पना, इसका अलग से टॉपिक ही है। हाइपोथेसिस विच इज लेस देन थेसिस, तो इसको डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस किसको कहते हैं, अभी आप बस एक वर्ड समझ लो यहाँ पे। तो क्या है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड रिसर्च साइंटिस्ट्स फॉर्मुलेटेड टेस्टेबल हाइपोथेसिस। ए हाइपोथेसिस इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द फेनोमेनन अंडर इन्वेस्टिगेशन। क्या है इसमें, परिकल्पना जो है, जो हाइपोथेसिस है, अवलोकन और अनुसंधान के आधार पर है। वैज्ञानिक एवं परीक्षण योग्य परिकल्पना तैयार करते हैं वैज्ञानिक। और हाइपोथेसिस से क्या है, स्पष्टीकरण मिलता है कोई भी घटना के लिए, जांच के लिए जो है, हाइपोथेसिस से आपको, जैसे रिसर्च में या आप मास्टर्स जो कर रहे हो तो उसमें क्या है, आपको डिसर्टेशन बनाते हो फाइनल ईयर में। तो डिसर्टेशन क्या है, वो रिसर्च का छोटा पार्ट है ना, जो पीएचडी करोगे, जो रिसर्च करोगे उसका छोटा पार्ट है। तो उसमें भी आप बनाते हो, सेम चीज बनाते हो, हाइपोथेसिस होता है पहले, रिसर्च क्या होता है, उसके भी स्टेप्स होते हैं ना। डेटा कलेक्शन है, पहले पहले आप तो कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर उसके हाइपोथेसिस है, फिर बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद उसको कंक्लूजन पे लाते हैं। अब देखेंगे प्रिडिक्शन, फोर्थ है, मतलब भविष्यवाणी। तो उस पे जो हाइपोथेसिस है, जो अवलोकन है, परिकल्पना है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी। उसके बाद डेटा संग्रह है, स्टेप्स से समझ लो, ये है साइंटिफिक मेथड्स में क्या क्या होता है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेटा कलेक्शन। Scientists design and conduct experiments to test their hypothesis. They collect data through observations, measurements and controlled experiments. देखो, प्रयोग और डेटा संग्रह क्या है, वैज्ञानिक अपनी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए डिजाइन का प्रयोग करते हैं। वे अवलोकन, माप और नियंत्रित, ये देखो वर्ड, अवलोकन, माप और नियंत्रित प्रयोगों के माध्यम से डेटा एकत्र करते हैं। फिर डेटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन, ये आप समझ लो कि स्टेप्स है। आपसे पूछेगा कितने स्टेप्स होते हैं, तो कोई 6 स्टेप्स बताता है, कोई 7 बताता है, कोई 8 बताता है। तो पहले इसमें क्या किए, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन है कि कोई चीज को ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे, प्रश्न करेंगे, फिर उसकी पृष्ठभूमि की जो है सो अनुसंधान करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, बैकग्राउंड रिसर्च क्या है, फिर उसका कुछ हाइपोथेसिस होगा यानी कि परिकल्पना होगा, फिर प्रिडिक्शन है, फिर क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेटा कलेक्शन, मतलब प्रयोग और डेटा संग्रह है, फिर डेटा विश्लेषण और निष्कर्ष है, निष्कर्ष निकालेंगे डेटा के आधार पर, फिर है रिफाइनमेंट एंड फर्दर टेस्टिंग। फिर अगर क्या होता है,
हाइपोथेसिस यानी कि अवलोकन में अगर कुछ एरर आ रहा है या कुछ डेटा समर्थित नहीं है, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, इसको संशोधित करते हैं, मतलब उसको मॉडिफाई करते हैं और इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं? कि लक्ष्य ज्ञान को आगे बढ़ाना है, समाज में सुधार करना है, व्यवहारिक समाधानों में योगदान देना है। तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है निकिता, सायंतनी, बताइए। क्लियर है? यस मैम। निकिता, आपको अगर ये स्टेप सब क्लियर नहीं है, नहीं समझ आ रहा, तो कोई बात नहीं, आगे ये सब और क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक है। ये क्लियर है ना? आपको समझ आ रही है? चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये साइंटिफिक मेथड क्या था उसके बारे में मैं बताया, व्हाट बताइए अभी कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, उसको बताइए कि क्या क्या होता है साइंटिफिक मेथड में, उसका ये सब डिटेल्स था। अब आगे देखते हैं साइंटिफिक मेथड क्या है। बैरी एफ एंडरसन क्या बता रहे हैं साइंटिफिक मेथड के बारे में। बैरी एफ एंडरसन कहते हैं कि वैज्ञानिक विधि नियमों का एक समूह है जिसमें परिचालन परिभाषा, आमतौर पर नियंत्रित अवलोकन, बार बार अवलोकन, पुष्टि और स्थिरता शामिल होती है। मतलब क्या सब चीजें हैं? साइंटिफिक मेथड इज ए सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, रूल्स है ना, यहाँ पे क्या है रूल्स, कि ऐसा ही नहीं कि कोई भी चीज पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे। कुछ वो स्टैटिक होना चाहिए, उसका कुछ बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, मतलब कुछ उसमें फैक्ट्स होने चाहिए, फैक्चुअल चीजें होनी चाहिए, है ना। उसके बाद उसमें क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, कंप्राइजिंग ऑपरेशनल डेफिनेशन, जनरली कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है, कंफर्मेशन है, कंसिस्टेंसी है। कौन कौन सी चीजें हैं? कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है, बार बार उसको अवलोकन करते हैं, नियंत्रित अवलोकन है, बार बार अवलोकन है, पुष्टि है और स्थिरता शामिल होती है। ये किसने बताया? बैरी ऑफ एंडरसन ने बताया। और फिर वो क्या बता रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड, वो नहीं बता रहे हैं ये हम। फिर क्या है कि उनका डेफिनेशन आप देख लेना कि बैरी एफ एंडरसन क्या बता रहे हैं साइंटिफिक मेथड के बारे में। हो सकता है ये स्टेटमेंट दे दे, पूछे कि किसका कहा गया है, तो बैरी एफ एंडरसन का है। तो ये क्या बोल रहे हैं? सेट ऑफ रूल्स है, क्या मिलेगा उसमें? कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, ये देखो, फर्स्ट ये है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, भी है कंट्रोल्ड है। फिर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है, और क्या है? कंफर्मेशन है और कंसिस्टेंसी, ये चार चीजें हैं इस चीज को बैरी एफ एंडरसन ने बताया है। फिर पढ़ेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है साइंटिफिक मेथड के बारे में, उसको पढ़ेंगे हम लोग। रेप्लिकेबिलिटी है, प्रिसीजन है, फॉल्सिफाइबिलिटी है और पार्सिमनी है। मतलब हिंदी में इसको देखेंगे क्या क्या इसका लक्षण क्या क्या है। परिशुद्धता है, रेप्लिकेबिलिटी ये प्रतिकृति है, परिशुद्धता है, मिथ्याकरणीयता है और पार्सिमोनी है। तो ये चारों चीजों को हम लोग जानेंगे कि ये सब चारों जो चीजें हैं वो क्या है। रेप्लिकेबिलिटी मीन्स द रिसर्च वर्क और स्टडी मस्ट बी रिपीटेड और रेप्लीकेबल। क्या है वो? कोई भी जो रिसर्च काम हो वो रिपीट हो, रेप्लीकेबल हो, मतलब उसको बार बार क्या करेंगे? दोहराएंगे, जाना चाहिए। प्रतिकृति का अर्थ है कि शोध कार्य अध्ययन को दोहराया जाना चाहिए या प्रतिकृति बनाया जाना चाहिए। रेप्लिकेट, रिपीट, आरईपी से याद रखो, इंग्लिश में रिपीट से रेप्लिकेबिलिटी से रिपीटेशन हो गया, आरईपी से रिपीट हो गया। मतलब क्या है कि हिंदी में इसको प्रतिकृति कहते हैं, इसको दोहराएंगे। ठीक है, इसको दोहराया जाना चाहिए, तभी वो रिसर्च जो है उसका लक्षण है। कोई भी वैज्ञानिक पद्धति का रिसर्च किया जाता है तो उसको दोहराया जाना चाहिए। ये चीजें हम लोगों को याद रखना है।
क्या है कि जब व्हेन ए स्टडी कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, जब किसी भी चीज को, कोई भी स्टडी को रेप्लिकेट यानी कि दोहराया नहीं जाएगा, इट सजेस्ट दैट आवर करेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टडी और द मेथड्स ऑफ टेस्टिंग आर इनसफिशिएंट। जो हमारा करंट स्टडी है, जो मेथड है, वो क्या है टेस्टिंग का, वो इनसफिशिएंट है, वो पूर्ण नहीं है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, रेप्लिकेबिलिटी, यानी कि प्रतिकृति, पहला हो गया ये। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा क्या है, प्रिसीजन। मतलब it refers to those theoretical concepts that are hard to measure and must be defined with precision so that other researchers can use those definitions to test the theory and measure those concepts। हिंदी में देखेंगे क्या है, परिशुद्धता या उन सैद्धांतिक अवधारणाओं को संदर्भित करता है जिन्हें मापना कठिन है और उन्हें सटीकता के साथ परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि अन्य शोधकर्ता सिद्धांत का परीक्षण करने और उन अवधारणाओं को मापने के लिए उन परिभाषाओं का उपयोग कर सके, है ना। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है, उन अवधारणाओं को बता रहा है, संदर्भित करता है जिन्हें मापना कठिन है, ठीक है। तो उसको क्या करना है कि बार बार उसी चीज को नापने से अच्छा है कि उसको सटीकता के साथ परिभाषित किया जा सके ताकि अन्य शोधकर्ता सिद्धांत का परीक्षण करने और उन अवधारणाओं को मापने के लिए उन परिभाषाओं का उपयोग कर सके, ठीक है। अब किसी भी चीज का, मान लो कि पाई का है, सपोज क्या मैथ्स का है, तो पाई का कितना वैल्यू होता है, 22/7 माना गया है। तो क्या 22/7 ही होता है क्या, ये नहीं होता है। 22/7 एग्जैक्ट नहीं है, या जिसको 3.14 हम लोग कहते हैं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसका। ये जो है इन्फिनिटी तक वैल्यू जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोग 22/7 यानी कि 3.14 इसको माने हैं कि पाई का वैल्यू यही होगा। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, हाँ, जिसे भी रिसर्चर्स जो भी है, अगर कोई मैथ्स में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पाई का वैल्यू यही निकालेंगे, 22/7 लेंगे या 3.14 लेंगे। अब पाई का वैल्यू पे ही रिसर्च नहीं करने लगेंगे। पाई का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा उसमें, जैसे जो कॉन्सेप्ट हार्ड टू मेजर, इसको एक्सपेरिमेंट करने में अपने बहुत टाइम लगा, इसका तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसको एक दिन इसी का पाई का वैल्यू का ही समझाने में लग जाएगा कि भाई क्या क्या हुआ था इसके पीछे। तो क्या हो जाएगा कि ये जो है, जो हार्ड टू मेजर है कोई भी चीज है, जैसे पाई का ही हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, तो उसको क्या करेंगे, उस अवधारणाओं को सटीकता के साथ परिभाषित करेंगे। सटीकता के साथ लिया ना कि हाँ चलो इसको ये कंसिडर किया जाए, उसको सटीकता के साथ मापा, ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्हें, इसका ये वैल्यू आइडेंटिफाई किया ताकि जो भी है रिसर्चर्स जो है, जो भी रिसर्च करेंगे मैथ्स में, या जो भी पाई का वैल्यू जहाँ पे पुट करना होगा तो ये वैल्यू डाल के आगे वो रिसर्च बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। तो परिशुद्धता का रहना, इस यहाँ पे वही मतलब है कि किसी भी चीज को जिसको मापना कठिन कठिन है, उसको सटीकता के साथ लेंगे। कोई भी डेफिनेशन उसको परिभाषित करना है, या कोई उसका जो मेजरमेंट है, कोई वैल्यू है, उसको लेंगे ताकि जो अन्य शोधकर्ता हैं वो सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए, उन अवधारणाओं को मापने के लिए क्या करेंगे, उन परिभाषाओं जैसे पाई का ये वैल्यू लेके पुट करके उसको आगे बढ़ाएंगे, आगे वो रिसर्च करेंगे। पाई पे ही रिसर्च नहीं करते रहेंगे, आगे जो उनको एक्सपेरिमेंट करना है उस पर रिसर्च करेंगे। क्लियर है। थर्ड है फॉल्सिफाइबिलिटी, मतलब मिथ्याकरणीयता। किसी सिद्धांत या शोध कार्य को इसलिए बताया जाना चाहिए ताकि उसे मिथ्या या अस्वीकृत किया जा सके। जिन सिद्धांतों का परीक्षण या मिथ्याकरण नहीं किया जा सकता वे वैज्ञानिक नहीं है। मतलब a theory or research work must be stated so that it can be falsified or disproven. The theories cannot be tested or falsified or not scientific. कोई भी थ्योरी जिसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं या जो गलत है, मिथ्या है, वो साइंटिफिक नहीं होगा, है ना।
बोला ना कि एक पर्टिकुलर, एक क्या बोलते हैं, वैलिड होना चाहिए, रीजन वैलिड होना चाहिए, थ्योरी वैलिड होना चाहिए। जैसे कि एक थ्योरी दैट इज स्पेसिफाइड इन इम्प्रिसाइज टर्म्स, और वो कॉन्सेप्ट्स आर नॉट एक्यूरेटली मेजरेबल, जिसका कॉन्सेप्ट जो एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाया है, उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी टेस्टेड, और इससे क्या होगा, वो साइंटिफिक थ्योरी नहीं आएगा। तो फॉल्सिफाइबिलिटी का ये मतलब हुआ, मिथ्याकरणीयता का। फिर फोर्थ नंबर है पार्सिमोनी, यानी कि पार्सिमोनी ही किस कहते हैं इसको हिंदी में, हिंदी में कुछ और कहते हैं क्या? जब किसी घटना, अवधारणा या संबंध की एक से अधिक या कई व्याख्याएं होती है, तो वैज्ञानिक हमेशा सबसे तार्किक या सरल व्याख्या को स्वीकार करते हैं, जिसे पार्सिमोनी या ओकेम रेजर के रूप में जाना जाता है। पार्सिमोनी का दूसरा नाम ये भी है, ओकैम्स रेजर। ठीक है, अगर पार्सिमनी ना देके ओकैम्स रेजर दिया तो इसका मतलब ये है कि पार्सिमनी के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जो जो कोई भी थ्योरीज है, ठीक है, कोई अवधारणा किसी घटना में एक से अधिक व्याख्या है, वन और मल्टीपल एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फेनोमेनन, कॉन्सेप्ट और रिलेशनशिप। तो साइंटिफिक जो है, जो जो मोस्ट लॉजिकल होगा और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, और दैट इज नॉन एज पार्सिमनी या ओसन ओसम्स रेजर। ये समझ आया है? एग्जाम्पल से बताओ, क्लियर हुआ पार्सिमनी? क्लियर है? जल्दी मैसेज आप लोग कीजिए। किसी भी चीज का मल्टीपल एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे मान लो कि एक क्लास है, अब इसमें कोई स्टूडेंट फेल हो गया, सपोज करो, एग्जांपल ले रही हूँ, तो वो क्या एक्सप्लेनेशन देगा, मुझे टीचर अच्छे से नहीं समझाए तो मैं फेल हो गया। फिर कोई बोलेगा कि नहीं, ये तो अच्छा से पढ़ा ही नहीं इसलिए फेल हो गया। कोई बोलेगा ये तो सिर्फ घूमने जाता था इसलिए फेल हो गया, थर्ड रीजन ये हो गया। कोई बोलेगा कि इसको जो क्लास में मन ही नहीं लगता था, टीवी मतलब कॉपी में कुछ पेंटिंग बनाते रहता था, ड्राइंग बनाते रहता था पीछे बैठ के, इसलिए फेल हो गया। कोई बोलेगा ये पीछे बैठता था इसलिए फेल हो गया। कोई बोलेगा शायद इसको दिखाई नहीं देता इसलिए फेल हो गया। कोई बोलेगा सिर्फ इस गप ही करता इसलिए फेल हो गया। वो- तो कोई बोलेगा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फेल हो गया। तो ये सारी चीजें, इतने सारे इसके रीजंस आएंगे, तो उसमें क्या होगा, साइंटिफिक देखेंगे, इसका एक से ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, तो क्या देखेंगे, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन इस चीज को भी मानेंगे वो, क्या क्या है कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जो मोस्ट सिंपलेस्ट चीज है एक्सप्लेनेशन, क्यों क्यों फेल हुआ, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था इसलिए वो फेल हो गया। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इसका हो सकता है ना ये। 4 पॉइंट ही समझा रही हूँ अभी, क्लियर हो गया होगा आई होप आपके मेरे इस एग्जाम्पल से। तो सिंपलेस्ट और लॉजिकल चीज जो है एक्सप्लेनेशन, कि मस्ट लॉजिकल क्या आएगा, अभी अपने फ्रेंड के साथ घूमने गया तो फेल, ये सब लॉजिकल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे रीजन से हैं, लेकिन इसको लॉजिकल कैसे मानेंगे कि हाँ ठीक है, उस चैप्टर का या पर्टिकुलर टॉपिक का उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एग्जाम्पल, वो एग्जाम कैसे देगा, तो ऑब्वियसली वो फेल हो गया। क्लियर है? चलिए निकिता, क्लियर है ये। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड का, क्या क्या स्टेप्स है, इसको हम लोगों ने पहले भी देखा था। क्या क्या, आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जो कोई भी प्रॉब्लम रहेगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे क्या प्रॉब्लम है, वहाँ रिसर्च की जरूरत है। फॉर्मुलेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। इम्प्लीकेशंस ऑफ हाइपोथेसिस थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क के माध्यम से परिकल्पना का जो है निहितार्थ। फिर एक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस, एंड फिफ्थ वन इज वेरिफिकेशन, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है।
तो ये सब चीजें हैं। और क्या है, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस, फिर वेरिफिकेशन, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये स्टेप्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको फिर उतना डीपली नहीं बताऊंगी अभी। क्या है कि पहले कोई समस्या देखेंगे, उसकी पहचान करेंगे, फिर एक परिकल्पना बनाएंगे कि ये समस्या है तो क्यों है, उसको कैसे निकालेंगे, तो वो हाइपोथेसिस हो गया। फिर निगमनात्मक तर्क के माध्यम से परिकल्पना को देखेंगे डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू। फिर क्या है, साक्ष्य यानी कि कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस, साक्ष्य जुटाएंगे, संग्रहण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर है उसको वेरिफिकेशन करेंगे, रिजेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना का सत्यापन होगा या अस्वीकृति है या संशोधन है, जो भी चीजें होंगी वो फिर होंगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब यहां देखिए सिलेबस में ये देखिए, हम लोगों ने मीनिंग एंड स्कोप पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा, मीनिंग एंड स्टेप्स पढ़ा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ा हमने, रेप्लिकेबिलिटी, प्रिसीजन, फॉल्सिफाइबिलिटी, पार्सिमनी। अब टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के कितने टाइप्स हैं? एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। तीन हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। क्या है, हिंदी में देखेंगे क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। शैक्षिक अनुसंधान, चलिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ और चरण ये पढ़ा। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं पढ़ी, क्या है, प्रतिकृति, परिशुद्धता, मिथ्याकरणीयता और पार्सिमनी, ये हो गया। अब हम लोग वैज्ञानिक पद्धति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या प्रकार हैं? खोजपूर्ण, व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक। ठीक है, खोजपूर्ण यानी कि एक्सप्लोरेटरी, व्याख्यात्मक यानी कि एक्सप्लेनेटरी, और वर्णनात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव। नाम से है एक्सप्लोर, खोजना है, एक्सप्लेन करना एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव है व्याख्यात्मक। नाम से ही पता चलता है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्या कर रहे हो तुम ना, चुप उधर बैठ। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसमें क्या पढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग। अभी 49 मिनट है। Exploratory research क्या है? Is the preliminary research to clarify the exact nature of the problem to be solved. It is used to ensure additional research is taken into consideration during an experiment, as well as determining research priorities, collecting data, and owning in on certain subjects which may be difficult to take note of without exploratory research. क्या बोल रहा है इसमें? खोजपूर्ण शोध क्या है? समाधान की जाने वाली समस्या की सटीक प्रकृति को स्पष्ट करने वाला प्रारंभिक शोध है।
मतलब कि वो ऐसे प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, exploratory research method is defined as a research used to investigate a problem which is not clearly defined. जिसका जो है क्लियरली डिफाइंड नहीं किया गया उस प्रॉब्लम को, उसको क्या करेगा, वो एक्सप्लोर करेंगे, उसको खोज करेंगे, जिसको क्लियरली हम लोग नहीं डिफाइन किए, जिस प्रॉब्लम के बारे में स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं है क्या है नहीं है। तो प्रारंभिक क्या है चीजें, किसी भी समस्या की जाने वाली जो है समाधान क्या होगा, सटीक प्रकृति को स्पष्ट करने वाला प्रारंभिक शोध है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, खोज करेंगे, उसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएंगे। क्यों? जिससे कि हमारा उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम है उसके लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये रिसर्चर्स जो है इस जो है खोजपूर्ण शोध, इससे क्या करते हैं, सॉरी आप कलर कैसे करती हो? क्लास लेने तो बाद में बात करना। रेड लाइट कैसे बनाती हो बताओ ना। तो इसमें क्या होगा, रिसर्चर्स इससे क्या करेंगे, मीडियम टू आइडेंटिफाई इश्यूज दैट कैन बी द फोकस फॉर फ्यूचर रिसर्च। तो उससे क्या करेंगे, क्या होगा, इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी प्रयोग के दौरान अतिरिक्त शोध को ध्यान में रखा जाए और साथ ही शोध प्राथमिकताओं को निर्धारित किया जाए, डेटा एकत्र किया जाए और कुछ विषयों पर ध्यान दिया जाए जिन पर खोजपूर्ण शोध के बिना ध्यान देना मुश्किल हो सकता है। इसमें तकनीकें शामिल हो सकती है, जैसे द्वितीयक शोध, जैसे सेकेंडरी रिसर्च में क्या आएगा, सच एज रिव्यूइंग अवेलेबल लिटरेचर एंड और डेटा। एक्सप्लोर करने के लिए क्या होगा, खोजेंगे कैसे किसी भी चीज के लिए, लिटरेचर रिव्यू रहेगा या डेटा कलेक्शन उसका और करेंगे सेकेंडरी रिसर्च से। और क्या है, अनौपचारिक गुणात्मक दृष्टिकोण, जैसे उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, प्रबंधन या प्रतिस्पर्धाओं के साथ चर्चा, यानी कि इनफॉर्मल क्वालिटेटिव अप्रोच क्या रहेगा, डिस्कशन करेंगे किससे, कंज्यूमर से, एम्प्लॉय से, मैनेजमेंट से और कॉम्पिटिटर्स से, कि क्या क्या इसमें सेकेंडरी रिसर्च में सब चीजें आएंगी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फिर है फॉर्मल क्वालिटेटिव रिसर्च थ्रू इन डेप्थ इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, प्रोजेक्टिव मेथड्स, केस स्टडीज और पायलट स्टडीज। मतलब गहन साक्षात्कार, फोकस समूह, प्रोजेक्टिव तरीकों, केस अध्ययनों या पायलट अध्ययनों के माध्यम से औपचारिक गुणात्मक अनुसंधान। इसको इन शॉर्ट हम लोग क्या समझेंगे कि कोई भी चीज है जो क्लियरली स्टेटेड नहीं है, जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, उस चीज में या उस जो रिसर्च है उसमें हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे। खोज शोध जो है, जो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, क्लियर नहीं है, उसमें करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसको खोजेंगे। तो कैसे खोजेंगे, सेकेंडरी डेटा जुटाएंगे, जैसे उसका रिव्यू, रिलेटेड लिटरेचर देंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, इनफॉर्मल क्वालिटेटिव अप्रोच लगाएंगे, जैसे कि डिस्कशन करेंगे टीम के साथ, मैनेजमेंट के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ, कंज्यूमर के साथ, जो भी रहेगा। उसके बाद फॉर्मल क्वालिटेटिव रिसर्च थ्रू इन डेप्थ इंटरव्यूज। क्वालिटेटिव क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्वालिटी। ठीक है, तो ये वर्ड को हम लोग आगे और जानेंगे, आप यहाँ समझ लो कि इसमें क्या होगा कि इन डेप्थ इंटरव्यूज लेंगे, फोकस ग्रुप्स जो है उसके बारे में देखेंगे, प्रोजेक्टिव मेथड्स यूज करेंगे, केस स्टडीज करेंगे और पायलट स्टडीज करेंगे। तो ये सारी चीजें आएंगी खोजपूर्ण शोध यानी कि
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। तो इसको क्या होता है कि इसमें क्लियर आइडिया चाहिए किसी भी चीज के लिए, है ना, क्लियर नॉलेज। कोई न्यू अप्रोच कर रहे हैं उसके लिए न्यू आइडिया एंड एक्सेस इन इनोवेटिव मैनर। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का? कोई जो प्रॉब्लम रहेगा उसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मतलब जो एक्यूरेट होगा प्रॉब्लम उसको वैसे डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम्स एक्यूरेटली। कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लैरिफाई करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे, और जो भी अननेसेसरी या इनफॉर्मल जो भी ये चीजें हैं उसको डिस्कार्ड करेंगे, हटाएंगे इसको। कब? जबकि हाइपोथेसिस जो है फ्रेम करेंगे उस टाइम हम लोग हटाएंगे। फिर लिटरेचर सर्वे होगा, फोकस ग्रुप और केस स्टडीज आर यूजुअली यूज्ड टू कैरी आउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक और चीज यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में अगर इसमें आएगा कि क्या क्या चीजें आती हैं, तो कैसे कहाँ कहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, खोज सकते हैं लिटरेचर से। अब लिटरेचर रिव्यू होगा या आप कहीं उसको स्टडी करेंगे, वो सारी चीजें हैं। सर्वे से खोजेंगे ना। अब क्या बताया था कल, मैंने एक एग्जांपल बताया था कि कोविड के टाइम में पर्टिकुलर हाई स्कूल का 9th 10th क्लास का पर्टिकुलर जगह का जो है सो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में क्या स्टेटस रहा, ठीक है। तो उसको सर्वे से देखेंगे, तो उस एरिया का सर्वे में अलग आएगा, दूसरे एरिया के सर्वे में अलग आएगा, आएगा कि नहीं? और क्या चीजें आएंगी? जो फोकस ग्रुप है, फोकस ग्रुप यहाँ पे कौन सा रहेगा? 9th 10th का जो बच्चा है, जो टीचर मतलब 9th 10th का जो स्टूडेंट है और टीचर, उनका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इसमें फोकस ग्रुप रहेगा। और उसको हम क्या करेंगे? केस स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। और देखते हैं इसमें, यहाँ देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ए वैल्यूएबल अप्रोच इन साइंटिफिक इंक्वायरी। ये क्या है? साइंटिफिक इंक्वायरी का पार्ट है, वैल्यूएबल रिसर्च है। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन रिसर्चर्स हैव लिमिटेड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक और फेनोमेनन। ये कब यूजफुल है? जबकि किसी रिसर्च में, कोई भी रिसर्च जो चल रहा है, खोज चल रहा है, उसमें रिसर्चर्स का क्या है? घटना के बारे में सीमित ज्ञान या समझ है, किसके पास? शोधकर्ता के पास। और ये क्या है? साइंटिफिक इंक्वायरी, वैज्ञानिक जांच में क्या है? ये मूल्यवान दृष्टिकोण है। और कब उपयोगी होता है? जब शोधकर्ताओं के पास किसी विषय या घटना के बारे में सीमित ज्ञान या समझ होती है। अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे ज्यादा। जैसे लिटरेचर रिव्यू कैसे करेंगे, ठीक है। फिर पायलट स्टडी क्या है उसके बारे में जानेंगे। केस स्टडी क्या है उसको जानेंगे। फोकस ग्रुप्स कौन से उसको जानेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या है, और ओपन एंडेड सर्वेस क्या है। तो ये 7 पॉइंट हम लोग जानेंगे। हिंदी में देखते हैं उसको क्या कहेंगे। लिटरेचर रिव्यू जो है उसको कहेंगे साहित्य समीक्षा। इसमें क्या होगा? साहित्य में जो भी चीजें आई है, पब्लिश्ड रिसर्च है, मतलब जो भी अभी तक चीजें हुई है, जैसे दिस इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ existing published research, scholarly articles and other relevant literature related to the research topic or problem. By doing so, researchers can identify gaps in existing knowledge and develop new research question or hypothesis. क्या भी जो भी है, जो भी लिखे गए, बुक्स लिखे गए, लिटरेचर रिव्यू करेंगे कि आप मान लो कि हमें देखना होगा कि अभी जो चल रहा है हमारा, मतलब पुराने टाइम में टीचर कैसे पढ़ाते थे, एंशिएंट टाइम में कैसे पढ़ाते थे, और अभी कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। ये अगर टॉपिक रहा तो एक खोज करने वाला टॉपिक है। क्या करेंगे? अभी तो चल रहा है उसको तो देखेंगे ही, एंशिएंट टाइम में कैसे होता था। तो लिटरेचर रिव्यू करेंगे हम लोग कि उस टाइम कैसे स्टूडेंट को पढ़ाते थे, क्या उस टाइम कोई बुक था या कैसे पढ़ाया जाता था। तो देखेंगे हम लोग कि जो भी पब्लिश्ड जो बुक्स हैं
एग्जिस्टिंग बुक्स हैं, किताबें जो हैं, विद्वानों के जो लेख लिखे गए हैं, मौजूदा प्रकाशित शोध जो है या शोध विषय या समस्या से संबंधित अन्य प्रासंगिक साहित्य की व्यापक समीक्षा करना शामिल है। ऐसा करने से शोधकर्ता मौजूदा ज्ञान में अंतराल की पहचान कर सकते हैं, नए शोध प्रश्न या परिकल्पना विकसित कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें? तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, बुक्स जो है, जो भी पब्लिश्ड एग्जिस्टिंग पब्लिश्ड रिसर्च बुक्स हैं, बहुत सारे लोग इस पे टॉपिक पे रिसर्च किए होंगे ना, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसमें मान लो कि देखेंगे कि हम लोग बहुत सारे बुक्स पढ़े, पब्लिश्ड जो भी बुक्स अभी आएंगी, जो एंसेंट इंडिया पे रिसर्च किए हैं, गुरुकुल पे रिसर्च किए हैं, तो वो सारे बुक्स को हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे बुक्स रहेंगे, उनको स्टडी करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता था। गुरुकुल पहले होता था आश्रम, एंसेंट टाइम में, प्राचीन काल में। उसमें क्या होता था कि गुरु के आश्रम में रह के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे, वहीं रहते थे, अपने घर को छोड़ देते थे। बुद्धिज्म में भी ये था ना, पबज्जा। पबज्जा ये था, मतलब उपनयन संस्कार जो हमारे इसमें मतलब गुरुकुल सिस्टम में था, उपनयन होता था। उसके बाद बच्चे गृहस्थ आश्रम को, मतलब घर को छोड़कर वो चले जाते थे गुरु के पास। ये फिलॉसफी में हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यूनिट 1 में। और वहां पे आश्रम में सब काम करते हुए, हेल्प करते हुए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ सीखते थे। तीर धनुष सीखते थे, लकड़ी, इनफैक्ट जो लकड़ी वगैरह चुनना वो सब काम करते थे, गाय की देखभाल करते थे, साफ सफाई सीखते थे, रूम को साफ कैसे किया जाता, अपने काम खुद से करते थे, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रंग का बेटा हो, कोई भी बेटा हो बेटी हो। तो ऐसे करके शिक्षा दीक्षा होती थी। उसके बाद क्या था कि वो एक पेड़ के नीचे बैठते थे, वहां पे उनको जो है शिक्षा दी जाती थी। उसी तरह से बुद्धिज्म में भी था, और भी जैनिज्म, ये सब में है। फिर प्राचीन वाला तो सबसे पहले तो एक गुरुकुल वाला ही सिस्टम था। तो उसमें फिर देखेंगे कि उसमें क्या है कि कोई लिखित नहीं होता था, लेकिन मौखिक रूप से, मतलब याद हो जाता था, गुरुजी सुनाते थे और बच्चे लोग सुनते थे, और सुन सुन के वो लोग याद कर लेते थे सारे। जो एक वेद को याद किया, जो 2 वेद को याद किया, 3 4, एक वेद को पढ़ने में 12 साल का समय लगता था, 2 वेद को पढ़ने में 24 साल का समय लगता था, 3 वेद 36, 4 वेद 48। इस तरह से जो नहीं है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये सब चीजें थी। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। तो लिटरेचर रिव्यू हम लोग करेंगे कि पहले कैसे शिक्षा दी जाती थी, अभी की शिक्षा में क्या अंतर है। ये टॉपिक मैंने उसको इसमें समझाया। तो क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को? बताइए, मैसेज कीजिए। क्लियर है ये लिटरेचर रिव्यू? दूसरा है पायलट स्टडी, मतलब पायलट अध्ययन कैसे करेंगे। A pilot study is a small scale preliminary investigation. Researchers use it to test research procedures, instruments, and data collection methods. It helps identify potential problems or issues with the research design and refine procedures for large scale studies. मतलब एक पायलट अध्ययन एक छोटे पैमाने की प्रारंभिक जांच है। शोधकर्ता इसका उपयोग अनुसंधान की प्रक्रियाओं के लिए, उपकरणों और डेटा संग्रह विधियों का परीक्षण करने के लिए करते हैं। यह अनुसंधान डिजाइन के साथ संभावित समस्याओं या मुद्दों की पहचान करने में मदद करता है और बड़े पैमाने के अध्ययन के लिए प्रक्रियाओं को परिष्कृत करता है। पायलट अध्ययन कहते हैं ना, क्या स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, पायलट स्टडी आएगा। उसमें क्या करते हैं, रिसर्चर्स टेस्ट करते हैं जो रिसर्च का प्रोसीजर्स है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, डेटा कलेक्शन मेथड्स है, सबको वो टेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनसे उनको हेल्प क्या मिलता है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज भी है, रिसर्च का डिजाइन है उसके बारे में, और लार्ज स्केल स्टडी करने के लिए जो उनको है हेल्प मिलता है पायलट स्टडी करने से। स्मॉल स्केल, अगर आपसे पूछे कि पायलट स्टडी क्या है, तो ये क्या है, स्मॉल स्केल है ये, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। फिर थर्ड है ये केस स्टडी और फोकस ग्रुप। सब केस अध्ययन क्या है, in-depth analysis of a specific case or situation provides insights into underlying causes, processes, and dynamics. Researchers use case studies to gain a comprehensive understanding of complex problems and to identify potential research questions or hypotheses. मतलब किसी विशिष्ट मामले या स्थिति का गहन विश्लेषण, अंतर्निहित कारणों,
प्रक्रियाओं और गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। शोधकर्ता जटिल समस्याओं की व्यापक समझ हासिल करने और संभावित शोध प्रश्नों या परिकल्पनाओं की पहचान करने के लिए केस स्टडीज करते हैं। केस स्टडीज होता है ना कि कोई प्रॉब्लम है तो क्यों है, जटिल कोई भी चीज है, कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होगा उसमें केस स्टडीज होती हैं। ठीक है। फोकस ग्रुप्स क्या है? These involve group discussions with a small number of individuals. Researchers gather opinions, attitudes, and perceptions about a particular topic. Focus groups help explore a range of opinions, identify common themes, and generate ideas for further research. मतलब कि इसमें कम संख्या में व्यक्तियों के साथ समूह चर्चा शामिल होती है। पर्टिकुलर कोई ग्रुप है, उसमें कम संख्या है ना, ग्रुप डिस्कशन होता है, स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। उसके बाद क्या होता है, किसी विषय जो है उसके बारे में क्या राय है, क्या दृष्टिकोण है, क्या धारणाएं हैं उनकी, मतलब ओपिनियन क्या है, क्या एटीट्यूड्स है, क्या परसेप्शंस हैं कोई भी टॉपिक के लिए, उसके बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन वो गैदर करते हैं। और क्या है इसमें, क्या एक्सप्लोर करते हैं, क्या उनके ओपिनियन है, कॉमन थीम क्या है, और जनरेट आइडियाज फॉर फर्दर रिसर्च, और क्या उनके आइडियाज है आगे की रिसर्च के लिए। उसमें वो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करके मतलब कलेक्ट करके आगे ग्रुप के लिए उनको स्टडी करने के लिए हेल्प मिलता है। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन है, मतलब विशेषज्ञ की राय है। एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं ना किसी भी चीज में आपको कोई कंफ्यूजन हो। 66 मिनट हो गए। Consulting with experts or professionals in the field provides valuable insights. Researchers seek their expertise and opinions on the research topic. This method helps identify key issues and concerns related to the topic and generates ideas for further investigation. मतलब किसी भी क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं या पेशेवर के साथ परामर्श करने से मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिलती है। कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं ना आप, कोई भी चीज में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो वहां क्या करते हैं, उसके जो एक्सपर्ट है उसके ओपिनियन लेते हैं। केबीसी में एक्सपर्ट ओपिनियन याद है आपको, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। एक था ना उसमें लाइफ लाइन एक्सपर्ट ओपिनियन, तो कोई भी जो टॉपिक है उसमें जो एक्सपर्ट उसके थे वो उसका आंसर बताते थे। इसमें क्या है, शोध विषय और उनकी विशेषज्ञता की राय चाहते हैं या विधि विषय से संबंधित प्रमुख मुद्दों और चिंताओं की पहचान करने में मदद करती है और आगे की जांच के लिए विचार उत्पन्न करती है। आगे क्या चीज है वो अपना ओपिनियन उसके बारे में बताते हैं। सिक्स्थ है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में क्या है, गैदरिंग डेटा बाय ऑब्जर्विंग पीपल, इवेंट्स और फेनोमेनन इन देयर नेचुरल सेटिंग्स प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू बिहेवियर एंड इंटर रिलेशंस। मतलब लोगों, घटनाओं या परिघटनाओं को उनकी प्राकृतिक सेटिंग में देखकर डेटा एकत्र करना और व्यवहार और बातचीत में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऑब्जर्व करते हैं ना, क्या ऑब्जर्व है, क्या पैटर्न्स है, जनरेट हाइपोथेसिस क्या है, और रिसर्च क्वेश्चंस क्या है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये सारी चीजें हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च से होती है, अवलोकन करके हैं। फिर सेवंथ है ओपन एंडेड सर्विस। ओपन एंडेड सर्विस क्या है और क्लोज एंडेड सर्विस क्या है बताइए आप लोग। ओपन एंडेड में आएगा, दिस सर्विस अलाउ respondents to provide detailed and unrestricted responses. Researchers gain insights into attitudes, opinions, and perceptions. Common themes or pattern emerge, and ideas for further research are generated. मतलब ये सर्वेक्षण उत्तरदाताओं को विस्तृत और अप्रतिबंधित प्रतिक्रियाएं प्रदान करने की अनुमति देते हैं। शोधकर्ता दृष्टिकोण, राय और धारणाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, सामान्य विषय या पैटर्न उभारते हैं और आगे के शोध के लिए विचार उत्पन्न करते हैं। ओपन एंडेड अभी पूछा जाएगा आपसे कि डिटेल्ड किस में आपको रिस्पांस मिलता है, तो ओपन एंडेड में। और क्लोज एंडेड में क्या है, यस नो क्वेश्चन आएगा ना, क्लोज एंडेड में यस और नो, और ओपन एंडेड में आप पूरा अपना ओपिनियन डिस्क्राइब करके बता सकते, तो डिटेल्ड आएगा ये, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या समझेंगे कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का है उसका एम, यानी कि जो खोजपूर्ण अनुसंधान है उसका क्या उद्देश्य है, टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ इंक्वायरी। नया जो एरिया क्या है इंक्वायरी का उसको एक्सप्लोर करना, डेवलप इनिशियल आइडियाज, इनिशियली क्या आइडियाज रहेंगे उसको डेवलप करना, एंड डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ लार्ज स्टडीज। इट्स ए क्रूशियल स्टेप इन द साइंटिफिक प्रोसेस। मतलब
नए क्षेत्र का पता लगाना है, प्रारंभिक विचारों को विकसित करने और बड़े अध्ययनों की व्यावहारिकता निर्धारित करना है। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्लियर है? तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा है, यहाँ तक पढ़ा है हमने साइंटिफिक मेथड एक्सप्लोरेटरी तक। कल हम लोग एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव ये पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ देखो, आज हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान की क्या विशेषताएं उसको देखा हमने। उसके बाद स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च क्या है उसको देखा, शैक्षिक अनुसंधान का दायरा क्या है उसको देखा, साइंटिफिक मेथड क्या है, क्या क्या स्टेप्स आते हैं उसे देखा हमने। बैरी एफ एंडरसन ने क्या बताया था, साइंटिफिक जो मेथड है उसका डेफिनेशन में 4 चीजें बताई कि कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होगा, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होगा, कॉन्फॉर्मेशन होगा एंड कंसिस्टेंसी होगा। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड पढ़ा और स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड पढ़ा। फिर टाइप्स में पढ़ा हमने, पहला पढ़ा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोर करेंगे, किसी भी चीज को खोजेंगे। कैसे खोजेंगे? लिटरेचर से, किताब से खोजेंगे, सर्वे करके खोजेंगे, जो फोकस ग्रुप है उसको खोजेंगे, केस स्टडी करेंगे। तो यही चीजों को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। ये जो चीजें हैं यहाँ पे, जो भी बातें यहाँ पे बताई मैंने टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, उसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि लिटरेचर रिव्यू से खोजेंगे, पायलट स्टडी से करेंगे। उसके बाद ये लाइन तो आप लोग याद कर लेना, पायलट स्टडी क्या है। पायलट स्टडी इज ए स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, केस स्टडी करेंगे, फोकस ग्रुप्स क्या है, और एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या है, ओपन एंडेड सर्विस क्या है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। कल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग कल फिर इसी टाइम में मिलते हैं। कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बहुत कुछ रह गया अभी बताना, कल देखते हैं। चलिए फिर, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। बहुत अच्छे से सायंतनी, थैंक यू सायंतनी, आप लोगों को समझ आया तो थैंक यू। बाय बाय, मिलते हैं कल फिर।